सामईन कराम, आप सुन रही हैं एक दिलचस्प आप बीती जिसका नाम है बुत शिकन। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 18 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। मैं समझी नहीं महाराज, कौशीला ने ताज्जुब से कहा। मैंने कहा, तुम्हारे पिताजी इस वक्त कहाँ हैं? उसने बताया कि वो थानेदार मेहता जी के साथ सीआईए के हेडक्वार्टर गए हैं। मैंने फौरन बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, और तुमने ये भी सुना होगा कि थानेदार मेहता ने एक मुजरिम को पकड़ा है जो सीआईए के हेडक्वार्टर में बंद है, और तुम्हारे पिताजी उस मुजरिम को देखने गए हैं। ये वही आदमी होगा जिसकी तस्वीर मुझे नाग देवता ने दिखाई है और जिसकी जन्म कुंडली तुम्हारे पिताजी के दादाजी के जन्म कुंडली से मिलती है। मुझे यकीन है कि वही आदमी इस वक्त तुम्हारे पिताजी के सामने बैठा है। कौशीला के चेहरे पर उम्मीद की रोशनी सी फैल गई। कहने लगी, महाराज मुझ पर कृपा कर दें। आप खुद वहां जाकर उस आदमी को देखें। अगर ये वही आदमी है तो भगवान के वास्ते उस पर नाग देवता का मंत्र पढ़कर फूंक दें ताकि हमारे घर की मुसीबत टल जाए। मैंने कहा, मूर्ख लड़की, मैं कैसे जा सकता हूँ? मुझे तो मालूम ही नहीं है कि सीआईए का हेडक्वार्टर कहाँ है। फिर मैं सांप के रूप में हूँ। मैं अपना रूप शिवजी महाराज के हुक्म के बगैर नहीं बदल सकता, और शिवजी महाराज इस वक्त कैलाश पर्वत में समाधि लगाकर बैठे हैं। कौशीला की परेशानी में इजाफा हो गया था। आखिर मैंने उसे एक तरकीब समझाई। मैंने कहा, एक तरीका ये हो सकता है। कौशीला का चेहरा धूप में चमक उठा। वो क्या महाराज? उसने पूछा। मैंने कहा, वो आदमी जिसकी शक्ल मुझे नाग देवता ने दिखाई है पुलिस की कैद में है। जाहिर है कि वो कुछ देर सीआईए के हेडक्वार्टर में बंद रहेगा। तुम किसी तरह अपने पिताजी से कहो कि तुम उन मुजरिमों को देखना चाहती हो जिन्हें पुलिस ने सीआईए हेडक्वार्टर में कैद रखा है। तुम मुझे छुपाकर अपने साथ ले जाना। मैं उन मुजरिमों की शक्ल देखकर पहचान लूंगा कि वो कौन सा मुजरिम है जिसकी शक्ल मुझे नाग देवता ने दिखाई थी। मैं तुम्हें उस वक्त इशारा करूंगा कि ये वही आदमी है। तुम वहां किसी बहाने थोड़ी देर के लिए रुक जाना। उस आदमी से इधर उधर की बातें शुरू कर देना। इतनी देर में नाग देवता का मंत्र पढ़कर मैं उस पर फूंक दूंगा। इसके साथ ही तुम्हारे घर की सारी मुसीबतें, सारी बलाएं दूर हो जाएंगी। उसने उदास लहजे में कहा, मैं पिताजी को कैसे राजी करूंगी? मैंने बज़ाहिर बेताल्लुक सा होकर कहा, अब ये तुम्हारा काम है। मैंने तुम्हें आने वाली मुसीबत से आगाह कर दिया है। आगे तुम जानो और तुम्हारा काम। मैं तो कुछ वक्त के बाद यहाँ से चला जाऊंगा। कौशीला ने जल्दी से मेरे आगे हाथ जोड़ दिए। नहीं नहीं महाराज, आप हमें छोड़कर नहीं जाएंगे। मैं पिताजी को राजी कर लूंगी, खा मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। मैं आज ही पिताजी से बात करूंगी। इतने में नीचे से घर की मुलाजमा ने कौशीला को आवाज दी, बीबी जी नीचे आएं, खाना खा लें। कौशीला ने कहा, महाराज वादा करें कि जब तक आप उस आदमी पर नाग देवता का मंत्र नहीं फूंक लेंगे मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे। मैंने कहा, ठीक है, मैं वादा करता हूँ। कौशीला खुश हो गई। उसने मुझे उठाकर अपने ब्लाउज में छुपाया तो मैंने कहा, तो मुझे घर में किसी और जगह क्यों नहीं छुपा देती? अपनी साड़ी में कब तक छुपाती फिरोगी? वो बोली, आप कहते हैं तो मैं आज रात आपको अपने कपड़ों की छोटी अलमारी में छुपा दूंगी। वहां आपका दम तो नहीं घुटेगा। मैंने कहा, हम देवता समान हैं, हमारा दम नहीं घुट सकता। वो छत से नीचे उतर गई। माता जी की चारपाई के सामने बैठकर उसने खाना खाया। मैं उस वक्त भी उसके ब्लाउज के अंदर छुपा बैठा था। इस तरह एक जगह साकित होकर बैठे रहने से मुझे बड़ी कोफ्त होती थी। खाना खाने के बाद कौशीला हाथ धोने गुसल खाने में आई तो मैंने उसे कहा, तुम मुझे अभी अपनी अलमारी में छुपा दो। वो बोली, ठीक है महाराज, मैं अभी आपको अलमारी में बिठा देती हूँ। कौशीला की अलमारी दूसरे कमरे में थी। दीवार में बनी हुई छोटी सी अलमारी थी जिसमें उसकी कुछ किताबें और साड़ियाँ वगैरह पड़ी थीं। उसने मुझे अपनी साड़ियों के पीछे बिठा दिया और आहिस्ता से पूछा, महाराज यहाँ आपको तकलीफ तो नहीं होगी? मैंने कहा, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन पिताजी से तुम्हारी जो बात हो मुझे फौरन आकर बता देना, क्योंकि मुसीबत को मैं तुम्हारे घर के ऊपर मंडलाते हुए देख रहा हूँ। अगर जल्दी कोई उपाय ना किया गया तो इस घर की खुशियां और सुकून बर्बाद हो जाएगा। उसने कहा, महाराज मैं फौरन आपको बता दूंगी। ये कहकर उसने अलमारी बंद कर दी।
मेरी स्कीम अगरचे ज़रा पेचदार हो गई थी, मगर मुझे यकीन था कि कामयाब ज़रूर होगी। अलमारी में मुझे एक ख़ास किस्म की बू महसूस हो रही थी। जब मैंने गौर किया तो ये फ़िनाइल की गोलियों की बू थी, जो शायद साड़ियों में कुछ ज़्यादा ही रख दी गई थी, जिससे मुझे परेशानी होने लगी थी। गनीमत हुआ कि 1 घंटे के बाद ही दोबारा कोशीला आ गई। वो मेरे लिए दूध लेकर आई थी। उसने अलमारी का पट खोला तो ताज़ा हवा अंदर आई और मेरी जान में जान आई। मैंने उसे अपनी मुसीबत बताई तो कहने लगी, महाराज, मैंने तो आपको आपकी इच्छा पर यहाँ रखा था, वरना मुझे तो खुशी होती कि भगवान के अवतार मेरे दिल के पास हैं। मैंने उससे पूछा कि पिताजी से कोई बात हुई। वो बोली, पिताजी अभी तक नहीं वापस आए, उनके आते ही मैं उनसे ज़रूर बात करूंगी। मैंने एक स्कीम सोच ली है। मुझे बताओगी वो स्कीम? मैंने पूछा। उसने मुझे ब्लाउज के अंदर रख कर अपनी साड़ी को ठीक करते हुए कहा, महाराज, आप मेरे साथ ही हैं। जब मैं पिताजी से बात करूंगी तो आपको खुद ब खुद मालूम हो जाएगा। कौशीला का छोटा भाई 10-11 बरस की उम्र का था। वो अंदर आ गया, बोला, दीदी, तुम अलमारी में किससे बातें कर रही हो? कौशीला ने कहा, मेरी इस अलमारी में भगवान कृष्ण की जो तस्वीर है ना, मैं उससे बातें कर रही थी। और वो माताजी के कमरे में आ गई। शाम के वक्त कौशीला का बाप वापस आया। उसने अपनी बीवी यानी कौशीला की माँ की खैरियत दरियाफ्त की और बोला, हेडक्वार्टर में जरा देर हो गई। पैलेस होटल के धमाके की वजह से केंद्रीय मंत्री ने सख्त दबाव डाला हुआ है। एक दहशतगर्द पकड़ा है, अभी तक वो कुछ बता नहीं रहा। बड़ा ही टाइम देना पड़ता है। कौशीला भी पास ही बैठी थी। उसने जो स्कीम सोची थी उस पर अमल शुरू करते हुए बोली, पिताजी, मेरा एक काम कर देंगे? उसके बाप ने कहा, कहो बेटी, क्या काम है? कौशीला ने कहा, पिताजी, कलकत्ते के अंग्रेजी अखबार अमृत बाजार पत्रिका के एडिटर ने मुझे कहा है कि मैं उनके लिए दहशतगर्दी पर एक रिसर्च मजमून लिखूं। इसके लिए ज़रूरी है कि मैं एक दहशत या दो दहशतगर्दों से खुद बातचीत करूं, उनको एक नज़र देखूं। आपके पास इस वक्त एक दहशतगर्द तो सीआईए के हेडक्वार्टर में है ना? अगर मुझे उनको देखने और उनसे दो एक बातें पूछने का मौका मिल जाए तो मेरा मजमून बड़ा कामयाब रहेगा, और हो सकता है कि अमृत बाजार पत्रिका के एडिटर मुझे दिल्ली में अपने अखबार का मुस्तकिल नुमाइंदा मुकर्रर कर दें। मैंने दिल में कौशीला के जहन को दाद दी। उसने ऐसी स्कीम सोची थी कि उसके बाप के लिए इनकार करना मुश्किल हो गया था। और ऐसे ही हुआ। उसके बाप ने कहा, बेटी, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें कल ही अपने साथ लिए चलूंगा। इस वक्त सीआईए के हेडक्वार्टर में सिर्फ 2 आदमी हमने ऐसे पकड़ रखे हैं जिन पर हमें शुबा है कि वो दहशतगर्द हैं। तुम बेशक उनसे बातचीत कर लेना, मगर मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। तुम्हें उन खतरनाक लोगों से अकेला नहीं मिलने दूंगा। कौशीला ने कहा, मैं अकेली मिलना भी नहीं चाहती पिताजी, आप जरूर मेरे साथ रहें। कौशीला इतनी खुश नहीं होगी जितना खुश मैं हुआ था। दूसरे रोज दोपहर से पहले कौशीला का बाप थाने से आ गया और कौशीला को साथ लेकर सीआईए के हेडक्वार्टर की तरफ रवाना हुआ। मैं कौशीला के ब्लाउज में ही छुपा हुआ था। हम रिक्शे में थे। मैं ब्लाउज में से अपना सर बाहर नहीं निकाल सकता था। खतरा था कि कौशीला का बाप मुझे देख ना ले। चुनाचे मुझे कुछ मालूम नहीं कि रिक्शा कौन कौन सी सड़कों पर गुजरता हुआ आखिर एक जगह घूमकर थोड़ी दूर तक चला और फिर रुक गया। कौशीला रिक्शे से उतरी और चलने लगी। मैंने जरा सी गर्दन ऊपर की। मेरे आगे कौशीला की साड़ी का पल्लू था। सर्दी की वजह से कौशीला ने सूती साड़ी पहन रखी थी, जिसमें से मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था। कौशीला ने मुझे रवाना होने से पहले गुसल खाने में जाकर बता दिया था कि जिस आदमी को हम देखने जा रहे हैं उससे बातें करते वक्त पिताजी मेरे पास ही होंगे, इसलिए आप खामोशी से मंत्र पढ़कर फूंक दें। मैंने कौन सा मंत्र पढ़कर फूंकना था? मुझे तो सिर्फ ये देखना था कि जिस आदमी को पुलिस ने दहशतगर्दी के शुबे में पकड़कर जेरे हिरासत रखा है वो कमांडो खालिद ही है या कोई और है। मैंने कौशीला से कहा, फिक्र ना करो, मैं खामोशी से मंत्र पढ़कर फूंकूंगा, किसी को भी पता नहीं चलेगा। भगवान करे ये वही आदमी हो जिसकी शक्ल मुझे नाग देवता ने दिखाई है। मुझे महसूस हो रहा था कि कौशीला एक दो राहदारियों में से गुजरी है। उसके पिताजी को 2-3 आदमियों ने नमस्ते भंडारी जी भी कहा था। ये आदमी खुफिया पुलिस का आदमी था और यहाँ उसको सभी जानते थे। फिर ऐसे लगा जैसे हम लोग सीढ़ियां उतर रहे हैं। हम दिल्ली सीआईए के हेडक्वार्टर के किसी तय खाने में जा रहे थे, जो यकीनी तौर पर टॉर्चर सेल ही था। नीचे पहुंचकर किसी ने कौशीला के बाप को नमस्कार भंडारी साहब कहा। कौशीला के बाप ने पूछा,
मुलजिम इसी सेल में है या किसी दूसरे सेल में पहुंचाया गया है? दूसरे आदमी ने कहा, सर इसी सेल में है। ये पुलिस का कोई संतरी होगा जो वहां गार्ड की ड्यूटी दे रहा था। वो मुझे नजर नहीं आ रहा था क्योंकि मैं कोशीला के ब्लाउज के अंदर था। कोशीला के बाप ने संतरी से कहा, मुखराम, दरवाजा खोलो, मुझे मुलजिम से कुछ बातें पूछनी हैं। मुझे पहले ताला खुलने और फिर दरवाजा खुलने की आवाज आई। कोशीला आगे बढ़ी। अचानक मुझे कमांडो खालिद के जिस्म की तेज बू महसूस हुई। मैं आज भी इस मुअम्मे को हल नहीं कर सका कि मुझे उससे पहले कमांडो खालिद की बू क्यों नहीं महसूस हुई थी, जबकि एक रोज पहले तेज हवा में भी मैंने उसके जिस्म की बू दूर से आती हुई महसूस कर ली थी। फिर ऐसा क्यों हुआ कि कमांडो खालिद दिल्ली शहर में ही था और मुझे उसकी बू बिल्कुल नहीं आई थी, बल्कि ऐन उस वक्त महसूस होने लगी जब इस कोठड़ी का दरवाजा खोला गया जिसमें वो बंद था। हो सकता है कि इसकी वजह यह हो कि मुझ पर जो दौरा पड़ता था मैं उसकी वजह से सांप की शक्ल में तब्दील नहीं हुआ था, बल्कि इस सांप के डसने से मेरी इंसानी शक्ल तब्दील हुई थी जिसने मुझे गड्ढे में दफन शुदा हालत में काटा था। मैं यकीन से नहीं कह सकता कि जिस सांप ने मुझे डस कर इंसानी रूप में तब्दील किया था, उसके जहर का असर मुझ पर कब तक कायम रहेगा और मुझ में और कौन कौन सी तब्दीलियां होंगी। उस सांप के जहर का पहला असर तो ये हुआ कि मुझे अपने किसी करीबी साथी की बू दूर से आ जाया करती थी, उसमें गड़बड़ पैदा हो गई थी। कौशीला के बाप ने किसी को हुक्म देने के अंदाज में कहा, सीधे होकर बैठ जाओ। कौशीला जानती थी कि मुझे उस आदमी को देखकर शनाख्त करना है कि आया ये वही शख्स है जिसकी शक्ल मुझे नाग देवता ने दिखाई थी। उसने साड़ी के पल्लू को संभालने के बहाने अपने ब्लाउज को जरा सा नीचे कर लिया। ब्लाउज नीचे करने से मेरा सर ब्लाउज से थोड़ा सा बाहर आ गया। मैंने देखा कि तय खाने की मध्यम रोशनी में एक आदमी जमीन पर कंबल लपेटे बैठा है। मैं उसे कैसे नहीं पहचान सकता था। वो मेरा मोहसिन और मेरा मुजाहिद साथी कमांडो मंजर खालिद था। उसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी और एक आंख सूजी हुई थी। कौशीला के बाप ने अपनी बेटी से कहा, कौशीला बेटी, ये आतंकवादी यानी दहशतगर्द पाकिस्तान से जासूसी करने यहाँ आया है। इसके दूसरे साथी भी हैं जिन्हें हम बहुत जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। तुम्हें इससे कुछ पूछना है तो पूछ लो। मेरे और कोशीला के दरमियान ये बात तय हो चुकी थी कि अगर ये शख्स वही हुआ जिसकी शक्ल मुझे नाग देवता ने दिखाई थी, तो मैं उसके ब्लाउज के अंदर अपना सर उसके जिस्म से 2 बार रगड़ूंगा। चुनाचे मंजर खालिद कमांडो को देखने के बाद मैंने ऐसा ही किया। कोशीला फौरन समझ गई कि हमें हमारा मतलूबा शख्स मिल गया है। उसने कमांडो खालिद से यूं ही सवालात पूछने शुरू कर दिए, जिनके जवाब कमांडो खालिद ने बेदिली से हाँ और ना में दिए। कोशीला मुझे वक्त दे रही थी ताकि मैं नाग देवता का खास मंत्र पढ़कर उस आदमी पर फूंक सकूं, जिसके बाद उसके खानदान पर आने वाली मुसीबत से निजात मिलनी थी। मैं ये सब कुछ ड्रामा कर रहा था। मुझे भला कौन सा मंत्र पढ़ना था। मैंने यूं ही एक बार कोशीला पर जाहिर करने के लिए मुंह से फुंकार की हल्की सी आवाज निकाली, जिसको वो ही सुन सकी होगी। इससे मेरी मुराद ये थी कि वो समझ आए कि मैंने मंत्र पढ़कर फूंक दिया है। हकीकत में मैं ये सोच रहा था कि कमांडो खालिद को यहाँ से किस तरह फरार करवाया जा सकता है। ये इतना आसान काम नहीं था। कोठड़ी तहखाने में थी और बाहर पुलिस का संतरी पहरे पर मौजूद था। इसके अलावा ये तहखाना भारत की मरकजी हुकूमत की इंटेलिजेंस के हेडक्वार्टर की इमारत में था। यहाँ तक मेरा एक सांप की शक्ल में पहुंचना इतना आसान नहीं था। मुझे रास्ते का भी इल्म नहीं था। मैं यही सोच रहा था और कौशीला के ब्लाउज से जरा सा सर बाहर निकाले अपने साथी मुजाहिद कमांडो मंजर खालिद को भी बेबसी की हालत में देख रहा था। उसकी शक्ल सूरत जाहिर कर रही थी कि उस पर बेपनाह तशद्दुद किया गया है, लेकिन वो एक बहादुर और इस्लाम का सच्चा मुजाहिद था। उसने अभी तक अपने किसी साथी का नाम पता नहीं बताया था। जब कौशीला को यकीन हो गया कि मैंने मंत्र फूंक दिया है, तो उसने अपने बाप से कहा, पिताजी अब मुझे किसी दूसरे दहशतगर्द से मिलवा दें। इससे जो पूछना था मैंने पूछ लिया। इस दौरान मैंने बड़ी कोशिश की कि कोई ऐसा तरीका निकालूं जिससे मैं कमांडो खालिद को बता सकूं कि वो फिक्र ना करे, मैंने उसे देख लिया है और मैं उसे इस जहन्नुम से निकालने की पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन कौशीला के बाप के होते हुए मैं ऐसा नहीं कर सकता था। अगर उसका बाप हमारे साथ ना होता तो मैं कमांडो खालिद पर अपना आप जाहिर कर सकता था और मुझे देखकर उसका हौसला भी बढ़ जाता।
और उम्मीद भी बन जाती कि मैं उसे वहां से निकालने की कोशिश कर सकता हूं। लेकिन कोशीला का बाप अपनी बेटी के बिल्कुल साथ ही स्टूल पर बैठा था और एक गार्ड संतरी भी हमारे पीछे राइफल लिए खड़ा था। दोनों बाप बेटी कोठड़ी से बाहर आ गए। कोशीला कुदरती तौर पर यह जानने के लिए बेकरार थी कि क्या ये हमारा मतलूबा आदमी ही था और क्या मैंने उस पर नाग देवता का मंत्र फूंक दिया है। वो अपने बाप से अलग होने के बहाने तलाश करने लगी। एक बार उसने बाप से कहा कि यहाँ फिजा बड़ी बंद है, मैं बाहर जाऊंगी। जब बाप ने कहा कि अब आई हो तो दूसरे दहशतगर्द से भी बातचीत कर लो, सिर्फ 1 मिनट ही लगेगा। दूसरा दहशतगर्द कोई भारतीय सिख था। कोशीला ने उससे यूं ही दो एक बातें पूछी और अपने बाप से कहा, पिताजी यहाँ बाथरूम किस तरफ है। बाप ने कहा, ऊपर वाले कमरे में है, आ जाओ बेटी। मैंने बड़ी एहतियात के साथ कोशिश करके अपना छोटा सा सर कोशीला के ब्लाउज से थोड़ा सा ऊपर कर रखा था, ताकि मैं देख सकूं कि कमांडो खालिद के तय खाने वाली कोठरी के यहाँ से कौन सा रास्ता जाता है। मैं एक एक जीने और राहदारी को अपने जहन में बिठाता जा रहा था। हम लोग एक जीने से होकर ऊपर वाली मंजिल में आ गए। कोशीला का बाप एक कमरे में आकर कहने लगा, बेटी वो सामने जनाना बाथरूम है। कोशीला तेज तेज कदमों से बाथरूम में आ गई। अंदर आते ही उसने दरवाजे को चिटखनी लगाई और चेहरा अपने ब्लाउज की तरफ झुकाकर बोली, महाराज क्या ये वही आदमी था। मैंने धीमी आवाज में कहा, कोशीला यरलोक के सारे देवता तुम पर बड़े मेहरबान हैं। तीर ठीक निशाने पर लगा है, ये वही आदमी है जिसकी शक्ल मुझे नाग देवता ने दिखाई थी। कोशीला ने खुश होकर आहिस्ता से पूछा, महाराज आपने नाग देवता का मंत्र पढ़कर फूंक दिया था ना। क्यों नहीं, मैंने जवाब दिया। मैंने उस आदमी को शनाख्त करने के फौरन बाद नाग देवता जी का खास मंत्र पढ़कर फूंक दिया था। कोशीला ने मुसरत भरे लहजे में कहा, हाँ महाराज, अब हमारे घर पर आने वाली मुसीबत टल गई है ना। मैंने कहा, यह मैं तुम्हें घर चलकर बताऊंगा। दरअसल मुझे अभी कोशीला से काम लेना था, क्योंकि सीआईए के हेडक्वार्टर में कमांडो खालिद की मौजूदगी साबित हो गई थी और मुझे उसे वहां से फरार करवाना था। और कोशीला की मदद के बगैर कमांडो खालिद के फरार का कोई मंसूबा कामयाब नहीं हो सकता था। चुनाचे मैं उसको अपने हाथ में रखना चाहता था। कोशीला ने फिक्रमंद लहजे में कहा, महाराज आप तो कहते थे कि मंत्र फूकने के बाद हमारे परिवार पर आने वाली सारी मुसीबतें टल जाएंगी। मैंने कहा, यह मैं घर जाकर ही बता सकूंगा। कोशीला का बाप तो सीआईए हेडक्वार्टर में ही रहा। कोशीला अकेली रिक्शा लेकर घर आ गई। घर आते ही उसने अपनी माता को बताया कि पिताजी ने मुझे दो दहशतगर्दों से मिलवाया है। माताजी, मुझे उनसे बातें करके बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशंस मिली हैं। अब मेरा मजमून लोगों को बहुत पसंद आएगा। उसकी माँ बड़ी खुश हुई। थोड़ी देर के बाद वो ऊपर धूप तापने के लिए छत पर चली गई। ऊपर आकर बोली, महाराज मुझे बताएं कि अब क्या कसर रह गई है। मैं अपने परिवार, अपने खानदान को आने वाली मुसीबतों से बचाने के लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। मैंने कहा, कौशीला मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि नाग देवता ने मुझे कहा था कि अगर तुम्हें यह आदमी मिल जाए जिसकी शक्ल मैंने तुम्हें दिखाई है तो उस पर मेरा खास मंत्र पढ़कर फूंक देना। जब तुम मंत्र फूंक चुकोगे तो वो उस आदमी के असर से 3 बार दाएं बाएं सर हिलाएगा। अगर उसने ऐसा किया तो समझ लेना कि मेरे मंत्र का असर उस पर हो गया। अगर उसने सर ना हिलाया तो इसका मतलब होगा कि उस पर किसी दूसरे हमारे दुश्मन देवता का असर अभी बाकी है। समझ लेना कि कोशीला के परिवार पर आने वाली मुसीबत आधी खत्म हुई है, आधी नहीं। कोशीला के चेहरे पर फिक्रमंदी के आसार नमूदार होने लगे। मैंने उसे कहा, जब मैंने नाग देवता का मंत्र उस पर पढ़कर फूका तो ये देखकर मैं भी परेशान हो गया था कि उस शख्स ने 3 बार तो क्या, एक बार भी दाएं बाएं सर नहीं हिलाया था। इसका मतलब था कि उस पर नाग देवता के दुश्मन देवता का असर काफी गहरा और ताकतवर है। कोशीला ने परेशान होकर पूछा, महाराज अब क्या होगा, हमारी आधी मुसीबत कैसे खत्म होगी। मैंने कहा, इस बाबत मुझे नाग देवता से पूछना पड़ेगा। कोशीला ने इल्तजा की, महाराज आप अभी पूछें, वो जो हुक्म देंगे मैं वैसे ही करूंगी। मैंने कहा, इसके लिए मुझे थोड़ी सी साधना करनी होगी, समाधि में जाना होगा। ये काम मैं रात के वक्त ही कर सकूंगा, जब चारों तरफ खामोशी होगी। कोशीला बोली, आप हुक्म करें महाराज, क्या मैं आपको रात के वक्त जब घर में सब सो रहे हों साथ लेकर छत पर आ जाऊं। मैं सर्दी में रात के वक्त छत पर नहीं जाना चाहता था, मुझे करना तो कुछ भी नहीं था। मैंने कहा, नहीं नहीं, रात के वक्त छत पर आने की जरूरत नहीं। तुम ऐसा करना कि रात के ठीक 12 बजे गुसल खाने में आ जाना। मैं वहीं ध्यान में जाकर नाग देवता को हाजिर कर लूंगा।
और उनसे सारी बात कर लूंगा। इतनी देर में किसी की सीढ़ियां चढ़ने की आवाज आई। उसने जल्दी से मुझे अपने ब्लाउज में छुपा लिया। नौकरानी छत के दरवाजे में आकर कहने लगी, माताजी कहती हैं नीचे आकर भोजन कर लो। आती हूँ, कोशीला ने अपने सीने पर साड़ी को दुरुस्त करते हुए कहा, और फिर चारपाई से उठी और नीचे उतर गई। मैंने बड़ी तेजी से गौर करना शुरू किया कि मैं अपने साथी को उस मुसीबत से कैसे निजात दिला सकता हूँ। बहुत सोचने के बाद एक ही तरीका काबिले अमल लगता था कि मैं कोशीला से कहूँ कि वो मुझे कमांडो खालिद के तय खाने को जाने वाली सीढ़ियों में छोड़ आए। मेरा ख्याल था कि मैं वहां छुप कर रहूंगा, क्योंकि मैंने देख लिया था कि तय खाने को जाती सीढ़ियों में थोड़ा थोड़ा अंधेरा था। काफी सोच विचार और गौर व फिक्र के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि मुझे कौशीला की मदद से तय खाने की सीढ़ियों तक पहुंचकर वहां छुप जाना चाहिए। मैं कौशीला को ये नहीं कह सकता था कि वो मुझे कमांडो खालिद की कोठड़ी के अंदर छोड़ आए। एक लम्हे मेरे जहन में यह ख्याल आया कि मैं क्यों ना कौशीला को भी उस मुहाफिज के साथ ही मार दूं जो कि कोठड़ी की हिफाजत पर मामूर होगा। इस तरह मैं अपने साथी को आसानी रिहाई दिलवा सकूंगा। लेकिन मेरा ज़मीर मुतमईन ना हुआ। फिर अचानक मुझे ख्याल आया कि गुंदरनी ने एक मर्तबा मुझे कहा था कि मैं अगर चाहूं तो किसी को सिर्फ थोड़ा सा जहर देकर बेहोश कर सकता हूं। गुंदरनी ने कहा था, याद रखो, अगर तुम किसी को डस कर मारना नहीं चाहते बल्कि सिर्फ थोड़ी देर के लिए बेहोश करना चाहते हो, तो तुम उसको इस तरह काटोगे कि तुम्हारे सिर्फ दांत उसके जिस्म में चुभेंगे। उसके फौरन बाद तुम अपना मुंह पीछे हटा लोगे। उस वक्त यही एक तरकीब मेरे लिए कारगर और काबिल अमल थी। उसके बाद मुझे कौशीला से भी जुदा हो जाना था। हकीकत यह है कि हालात के पेश नज़र उसके बाद मुझे कौशीला की ज़रूरत भी नहीं थी। मैंने हर तरह गौर करके उस स्कीम को जहन में आखिरी शक्ल दे दी और मुतमईन होकर कौशीला के ब्लाउज में दब कर बैठा रहा। रात को खाने के बाद कौशीला गुसल खाने में हाथ धोने के लिए गई और मेरी तरफ सर झुकाकर कहने लगी, महाराज, मैं अब रात के ठीक 12 बजे इस गुसल खाने में आपको ले आऊंगी। आप उस वक्त ध्यान में जाकर नाग देवता जी से दूसरा उपाय मालूम कीजिएगा। मैंने कहा, ठीक रात के 12 बजे आने की भी जरूरत नहीं। जब घर वाले सो जाएं तो तुम रात को किसी भी वक्त मुझे लेकर यहाँ आ जाना। मैंने सारा मंसूबा तैयार कर लिया था। रात को वो किसी वक्त उठकर गुसल खाने की तरफ चली। मैं जाग रहा था। गुसल खाने में जाकर उसने दरवाज़ा बंद करके कुंडी लगा दी और मुझे अपने ब्लाउज में से निकाल कर उसने मुझे अपने माथे के साथ लगा लिया और दोनों हाथों में लेकर बोली, महाराज, समाधि लगाइए और नाग देवता जी से मेरी तरफ से भी प्रार्थना कीजिए कि वो हमारे घर की बलाएं हमेशा के लिए दूर कर दें। मैंने कहा, मुझे सामने वाली कुर्सी पर बिठा दो। उसने मुझे टूटी हुई कुर्सी पर बिठा दिया जो ना जाने कब से वहां पड़ी थी। मैंने कहा, अब तुम खामोश रहना, मैं ज्ञान ध्यान करने लगा हूँ। मैंने अपनी गर्दन नीचे डाल दी। मुझे कुछ करना तो था नहीं, बस 1 डेढ़ मिनट ही गुजारना था। ये 1 डेढ़ मिनट मैंने बड़ी मुश्किल से गुजारा। हल्की सी फुंकार मारी और फन उठाकर धीमी आवाज में कौशीला से कहा, मैं नाग देवता के दरबार से हो आया हूँ। उनसे सारी बात कर ली है। उन्होंने जो बताया है वो मैं तुम्हें सुबह बताऊंगा। बात लंबी है। तुमने गुसल खाने में ज्यादा देर लगा दी तो बाहर से कोई ना कोई आवाज दे लेगा। उसने मुझे हथेली पर उठाया और आजिज़ी से कहा, महाराज, मुझे कुछ तो बता दीजिए। नाग देवता ने हमारी प्रार्थना स्वीकार की है या नहीं? मैंने कहा, सब ठीक हो जाएगा कौशीला। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं तुम पर कोई आफत नहीं आ सकती। कल बाकी बातें होंगी। उसने मुझे छुपाया और बाहर निकल गई। दूसरे रोज उससे कहाँ सब्र होना था। दिन निकलने के बाद जब उसका बाप थाने चला गया और उसने माता जी को भी नाश्ता करवा दिया तो मुझे लेकर ऊपर छत पर आ गई। यहाँ मैंने उसे बताया, कौशीला, जिस आदमी पर मैंने नाग देवता का मंत्र फूंका है उस पर एक बार फिर मंत्र फूंकना पड़ेगा। मैंने जब नाग देवता को बताया था कि मंत्र फूंकने पर उसने सर नहीं हिलाया था तो देवता महाराज ने आंखें बंद कर लीं और कहा कि वो हमारे दुश्मन देवताओं का आदमी है। तब नाग देवता जी ने मुझे शिव जी महाराज का एक श्लोक बताया और कहा कि जा और उस आदमी पर ये श्लोक पढ़कर फूक। तुम लोगों की सारी नहुसतें दूर हो जाएंगी और वो आदमी भी खत्म हो जाएगा। कौशीला बड़े गौर और इश्तियाक से मेरी बात सुन रही थी। जब मैंने बात खत्म की तो वो उलझन में पड़ गई। कहने लगी, महाराज, मैं दूसरी बार पिताजी को लेकर वहां कैसे जाऊंगी? मैंने कहा, कौशीला बहन, ये तुम जानो। मैंने तो तुम्हारी खातिर और तुम्हारे घर बार की सलामती की खातिर जो कर सकता था किया।
अब अगर तुम अपने घर की भलाई नहीं चाहती तो बेशक मुझे वहां ना ले जाओ। वो फौरन हाथ जोड़कर बोली, नहीं नहीं महाराज, ऐसा ना कहें। मैं जरूर लेके जाऊंगी, चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। मैंने उसे खबरदार करते हुए कहा, इस बार नाग देवता ने एक और शर्त लगाई है। वो क्या महाराज? मैंने कहा, नाग देवता जी ने हिदायत की है कि इस बार जब मैं उस आदमी पर शिव जी महाराज का श्लोक पढ़कर फूकूं, तो वहां कोशीला के परिवार, उसके खानदान का कोई आदमी ना हो। कोशीला सोच में पड़ गई। मैंने उसकी मुश्किल हल करते हुए और अपने मंसूबे की राह निकालते हुए कहा, तुम ऐसा करना कि जब हम लोग सीआईए के हेडक्वार्टर में तहखाने की सीढ़ियां उतरने लगें, तो पिताजी से कहना कि मैं मुजरिम से अकेले में कुछ बातें करना चाहती हूँ। मैंने महसूस किया कि कोशीला के चेहरे पर जो फिक्रमंदी के असरात थे वो खत्म हो गए। उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, महाराज, मैं इस दफा पिताजी के बगैर अकेली ही जाऊंगी। सबको मालूम है कि मैं सीआईडी इंस्पेक्टर लक्ष्मण दास भंडारी की बेटी हूँ। मुझे कोई नहीं रोकेगा। और फिर एक बार मैं सबके सामने उस आदमी से मिल भी आई हूँ। कोशीला ने अपने साथ मेरा मसला भी हल कर दिया था। मैंने कहा, लेकिन वहां तुम्हें सूरज देवता के गरूब होने के बाद जाना पड़ेगा, क्योंकि शिवजी महाराज के अश्लोकों का असर सूरज देवता के गरूब होने के बाद ज्यादा गहरा होता है। दरअसल मैं अपनी आसानी के लिए कह रहा था, क्योंकि मैं चाहता था कि तहखाने के संतरी को हलाक करने के बाद अगर मैं कमांडो मंजर खालिद को वहां से निकलवाने में कामयाब होता हूं, तो ये फरार ऐसे वक्त में होना चाहिए जब शाम का अंधेरा छा चुका हो, ताकि हम उस अंधेरे में रूपोश हो सकें। कौशीला ने कुछ देर गौर किया, फिर मेरी तरफ देखकर कहने लगी, महाराज कोई बात नहीं। अगर ये जरूरी है तो मैं शाम को ही घर से निकलूंगी। मैं घर में कह दूंगी कि यूनिवर्सिटी में एक फंक्शन है, वहां जा रही हूँ। मुझे कभी किसी ने वहां जाने से नहीं रोका। मैंने कहा, तो फिर आज शाम को ही ये काम होना चाहिए। ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस उस आदमी को तफ्तीश के लिए दिल्ली से कहीं और ले जाए। उसने जल्दी से कहा, नहीं नहीं महाराज, हम देर नहीं करेंगे। उसने ऐसा ही किया। जैसे ही शाम पड़ी, उसने अपनी माँ से कहा कि मैं कॉलेज के एक फंक्शन में जा रही हूँ, 1 घंटे तक आ जाऊंगी। उसकी माँ ने कहा, बेटी देर ना लगाना, तुम्हारे पिताजी परेशान होंगे। कोशीला ने कहा, नहीं माताजी, मैं जल्द आ जाऊंगी। शाम को दिल्ली में सर्दी बढ़ गई थी। कोशीला ने साड़ी के ऊपर गर्म हाफ कोट पहनकर गले में स्कार्फ भी बांध लिया था। घर से निकलकर वो कॉलोनी के चौक में आकर रुक गई। एक खाली रिक्शा लिया, उसे कहा कि सीआईडी के हेडक्वार्टर चलो। रिक्शा चल पड़ा। मैंने कोशीला से कहा, तुम्हारा मफलर मेरे चेहरे के आगे आ रहा है, इसे जरा पीछे कर दो। मैं भूल गया था कि वहां रिक्शा ड्राइवर भी है। वो मेरी आवाज सुन सकता है। चुनाचे ऐसे ही हुआ। रिक्शा ड्राइवर ने रिक्शे के शोर में भी अपने पीछे एक मर्द की आवाज सुनी, तो सर घुमाकर देखा कि रिक्शे में तो सिर्फ एक औरत सवार हुई थी। ये मर्द कहाँ से आ गया? कोशीला बड़ी मोहतात थी, उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। रिक्शे वाले को जब पीछे कोई मर्द बैठा नजर ना आया तो वो समझा कि ये आवाज बाहर से आई होगी। इस दौरान कोशीला ने अपने मफलर को आगे जरा सा हटा लिया था। रिक्शा काफी देर तक दिल्ली की सर्द शाम के धुंधलकों में रोशन रोशन सड़कों पर चलता रहा। फिर एक 2 मंजिला इमारत के अहाते में दाखिल हुआ। मफलर मेरे आगे से थोड़ा सा हट गया था और मुझे बाहर का मंजर नजर आने लगा था। गेट पर मुसल्ला संतरी पहरा दे रहा था। उसने रक्षे को हाथ देकर रोक लिया। कौशीला ने चेहरा बाहर निकाल कर कहा, श्रीमान जी, मैं कौशीला हूँ, भंडारी जी की सुपुत्री। संतरी कौशीला को पहचान कर गेट के आगे से हट गया। रिक्शे से उतरकर कौशीला उस तरफ चलने लगी जिस तरफ पहली बार उसका बाप उसे लेकर गया था। मैं अब उस सारे रास्ते को अच्छी तरह जहन में बिठाता जा रहा था। वो एक कमरे में दाखिल हुई जहां एक सफेद बालों और नजर की ऐनकों वाला आदमी बैठा फाइल पर कुछ लिख रहा था। एक संतरी उसके पास ही खड़ा था। कौशीला ने जाते ही उसे नमस्कार किया। कौशीला बेटी, तुम कैसे आ गई हो इस वक्त? भंडारी जी तो एक जरूरी तफ्तीश के सिलसिले में नई दिल्ली गए हैं। कौशीला ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, गुप्ता अंकल, आपको याद है मैं कल यहाँ अपने अमृत बाजार पत्रिका वाले मजमून के सिलसिले में एक मुजरिम का इंटरव्यू लेने आई थी? हाँ हाँ, याद है। मैंने ही तो तुम्हें उसकी इजाजत दी थी। कहो क्या बात है? कोशीला ने कहा, अंकल मुझे याद नहीं रहा। एक दो जरूरी बातें उस मुजरिम से और पूछनी है। उनके बगैर इंटरव्यू मुकम्मल नहीं होगा। मुझे पहली डाक से सुबह इंटरव्यू टाइप करके कलकत्ते भिजवाना है। मेरा ख्याल था पिताजी यहाँ पर मौजूद होंगे, वो मुझे मुजरिम से मिलाने ले जाएंगे।
अब आप मुझे इजाज़त दें कि मैं उस मुजरिम से दो तीन बातें पूछ लूं जो बहुत ज़रूरी थी मगर मुझे पूछनी याद नहीं रही थी। ये गुप्ता कोई सुपरिटेंडेंट वगैरह होगा। उसने थोड़ा तवक्कुफ किया फिर कहने लगा, कोई बात नहीं बेटी, मेरा संतरी तुम्हें उसके पास ले जाएगा। तुम वहां ज्यादा देर ना रुकना क्योंकि ये आदमी खास तौर पर बड़ा खतरनाक दहशतगर्द है। कोशीला ने फौरन कहा, बिल्कुल नहीं अंकल, मुझे ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट लगेंगे। बस उससे सिर्फ दो सवाल पूछने हैं। गुप्ता अंकल ने अपने करीब खड़े संतरी की तरफ देखकर कहा, गंगाराम भंडारी जी की सुपुत्री को तहखाने में पाकिस्तानी कैदी की कोठरी में ले जाओ और खुद ही उसे लेकर मेरे कमरे में वापस आना। संतरी गंगादीन को शीला को लेकर कमरे से बाहर आ गया। ये मालूम करके मुझे बड़ा इत्मीनान हुआ था कि कमांडो मंजर खालिद अभी तक दिल्ली के सीआईए के हेडक्वार्टर में ही था, वरना अगर उसे वहां से किसी दूसरे शहर मुंतकिल कर दिया गया होता तो मेरे लिए बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाता। मैंने अपना छोटा सा सर ब्लाउज में से ऊपर कर लिया था और दफ्तर के उस सारे रास्ते को गौर से देखता जा रहा था जहां जहां से गुजरकर संतरी गंगाराम को शीला को ले जा रहा था। वो दफ्तर के कमरों के दरमियान में जो राहदारी थी उस पर से होकर जा रहा था। मैंने ये बात खास तौर पर नोट की कि सारे दफ्तर बंद थे और वहां कोई चपड़ासी या संतरी पहरे पर नहीं था। वो आखिर में जाकर बाएं जानिब मुड़ गया। यहाँ से सीढ़ियां शायद नीचे तय खाने को जाती थी। राहदारी यहाँ खत्म हो गई मगर आगे कोई दीवार नहीं थी, बल्कि सामने छोटा सा सहन था जहाँ बल्ब की रोशनी में दीवार के साथ एक ट्रक खड़ा था। ये पुलिस का ही ट्रक हो सकता था। जैसे ही संतरी सीढ़ियां उतरने लगा, कोशीला ने उसे रोक दिया और कहा, गंगादीन तुम यहीं ठहरो, मैं अकेले ही दहशतगर्द से कुछ बातें पूछना चाहती हूँ। संतरी गंगादीन कोई ज्यादा पढ़ा लिखा तो था नहीं, लेकिन कोशीला ने उसके ऑफिसर गुप्ता से जो बातें की थीं उसने सुन ली थीं और उसे इल्म हो चुका था कि भंडारी की बेटी किसी अखबार में मजमून छपवाने के लिए मुजरिम का इंटरव्यू चाहती है। फिर भी वो बोला, बहन जी, ये लोग खतरनाक होते हैं, आपका उससे अकेले मुलाकात करना ठीक नहीं। कोशीला ने कहा, नीचे जो गार्ड संतरी दरवाजे पर है उसे खबरदार कर दूंगी, तुम फिक्र ना करो। मैं पिताजी के साथ कल भी उस आदमी से मिल चुकी हूँ। एक दो बातें पूछनी है, अभी आ जाऊंगी। संतरी गंगादीन मजबूर सा होकर वहीं खड़ा रहा और बोला, जल्दी आ जाना बहन जी। कोशीला ने कहा, बस 1 मिनट में आती हूँ। और वो तहखाने की सीढ़ियां उतरने लगी। ये 15-20 सीढ़ियां थीं, ईंटों की सीढ़ियां थीं। आखिर में जाकर जहां तहखाने का दरवाजा था वहां एक धीमा सा बल्ब रोशन था। बाकी सीढ़ियों में से ज्यादा रोशनी नहीं थी। जब कोशिला आखिरी सीढ़ी पर पहुंची तो वहां जो संतरी पहरा दे रहा था वो अटेंशन हो गया, लेकिन उसने कोशिला को पहचान लिया। कहने लगा, बहन जी आप कैसे आई हैं? कोशिला ने उसे कहा, दरवाजा खोलो, मुझे मुजरिम से एक जरूरी बात पूछनी है, पिताजी भी आ रहे हैं। गार्ड संतरी ने दरवाजा खोल दिया। इस दौरान मैं उसके ब्लाउज से बाहर निकल आया था। उसने घबराकर अपने सीने पर हाथ रख लिया ताकि मुझे संतरी की नजरों से छुपा सके। मैंने कहा, कोशीला मेरा बाहर आना जरूरी है। मैंने जानबूझकर इंसानी आवाज में बात की थी। संतरी ने जब एक ऐसे आदमी की आवाज सुनी जो उसे वहां दिखाई नहीं दिया तो वो घबरा गया। कोशीला भी घबरा गई, उसने हाथ पीछे कर लिया। वो समझी शायद मेरा बाहर आना बहुत जरूरी होगा। मैंने पहला काम यह किया कि कोशीला के ब्लाउज से निकलकर जमीन पर आते ही उसकी पिंडली पर बड़ी एहतियात से डस लिया। कोशीला ने जल्दी से अपना पांव पीछे किया और झुककर मुझे देखने लगी। जैसे ही वो झुकी वो गिर पड़ी। संतरी उसे उठाने के लिए झुका तो मैंने उछलकर उसकी गर्दन पर डस दिया। सांप अगर आदमी के पांव पर काटे तो उसके जहर का असर दिमाग तक पहुंचने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन अगर गर्दन पर काटे तो जहर का असर आदमी के दिमाग में बड़ी जल्दी पहुंचता है और आदमी पर फौरी असर होता है। गार्ड संतरी के साथ भी ऐसे ही हुआ। जैसे ही मैंने उसकी गर्दन पर पूरी ताकत से काटा वो वहीं मुंह के बल कोशीला के ऊपर गिर पड़ा। गार्ड संतरी ने दरवाजे का भी सिर्फ ताला ही खोला था। दरवाजा अभी बंद था। मैं 1-2 सेकंड के लिए एक तरफ होकर वहीं बैठा रहा। जब मुझे इत्मीनान हो गया कि कोशीला बेहोश है और गार्ड संतरी मर चुका है तो मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा। मैंने लोहे के दरवाजे के दरमियान दोनों पटों के दर में सर डालकर जरा सा जोर लगाया तो दरवाजा इतना खुल गया कि मैं उसमें से आसानी से गुजर सकता था। मुझे बड़ी जल्दी जल्दी सब कुछ करना था। मैं तय खाने की कोठरी में दाखिल हुआ। कमांडो खालिद दीवार के साथ सिमट कर कंबल लपेटे बैठा था। उसका सर झुका हुआ था। मैंने जाते ही कहा, कमांडर खालिद, मैं आ गया हूँ।
जल्दी से मेरे साथ यहाँ से निकल चलो। सीढ़ियों में गार्ड संतरी की लाश पड़ी है और एक संतरी जिंदा हालत में मौजूद है, मगर उसके पास राइफल वगैरह नहीं। कमांडो खालिद ने मेरी आवाज़ सुनी तो सर उठाकर इधर उधर देखने लगा। मैं रींग कर उसके बिल्कुल सामने चला गया। मैंने कहा, मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं, ये वक्त बातें करने का नहीं, जल्दी से उठो और यहां से भाग चलो, जल्दी करो। कमांडो खालिद ने कंबल उतार कर एक तरफ फेंका और दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजा खुला था। उसने आहिस्ता से दरवाजा एक पट को पीछे किया। उसकी दिलखराश आवाज बुलंद हुई। ऊपर वाला संतरी यही समझा होगा कि भंडारी की बेटी कौशीला वापस आ रही है या अभी अंदर गई है। कमांडो खालिद ने सीढ़ियों में एक औरत और गार्ड संतरी की लाश देखी तो सब कुछ समझ गया कि यह काम मैंने ही किया है। मैंने कहा, एक संतरी ऊपर खड़ा है, तुम यहीं ठहरो। जब मैं मुंह से सांप की सीटी की आवाज निकालूं तो तुम ऊपर आ जाना। ये कहकर मैं तेजी से सीढ़ियां चढ़ता ऊपर आ गया। बाहर वाला संतरी बेचैनी से सीढ़ियों के आगे टहल रहा था और बीड़ी पी रहा था। वहां अंधेरा सा था, सिर्फ कॉरिडोर में कुछ फासले पर एक बल्ब रोशन था, जिसकी रोशनी यहां तक पहुंचते पहुंचते अंधेरे में जज्ब हो रही थी। मैं एक तरफ से होकर उसकी तरफ बढ़ा। मैं छोटा सा भूरे रंग का सांप था, मैं उसे नजर नहीं आ सकता था। मैंने देख लिया था कि मुझे कहाँ हमला करना है। जैसे ही वो टहलते हुए वापस होने लगा, मैंने उछलकर उसकी कलाई पर डस दिया। संतरी ने घबराकर अपना हाथ जोर से झटका, लेकिन यह उसके जिस्म की आखिरी हरकत थी। मेरे जहर का कोई इलाज नहीं था, यह बड़ा मोहलिक जहर था। संतरी एक तरफ झुका और धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। मैं तेजी से सीढ़ियों में उतर गया और कमांडो खालिद से कहा, कमांडर ऊपर आ जाओ। वो मुझसे पहले ऊपर आ गया। मैं सीढ़ियां रेंग कर चढ़ रहा था। मैंने कहा, मुझे उठा लो। उसने मुझे उठा लिया। मैंने कहा, सामने अहाते में जो ट्रक खड़ा है उस तरफ भाग चलो। कमांडो खालिद कॉरिडोर की 3-4 सीढ़ियां फलांग कर अहाते में दीवार के साथ खड़े ट्रक की तरफ दौड़ा। मैं उसके कंधे से लिपटा हुआ था और पीछे और दाएं भी देख रहा था। शाम हो चुकी थी। दफ्तर सारे बंद हो गए थे। वहां कोई संतरी वगैरह नजर नहीं आ रहा था। किसी को गुमान भी नहीं हो सकता था कि इस वक्त तहखाने में से एक खतरनाक मुजरिम निकल कर फरार हो जाएगा। मैंने खालिद से कहा, ट्रक खाली है, इसके पीछे दीवार है, ट्रक की छत पर जाकर दीवार की दूसरी तरफ छलांग लगा दो। वो ट्रक की छत पर चढ़ गया। ट्रक और दीवार के दरमियान थोड़ा सा ही फासला था। कमांडो खालिद छलांग लगाने के बजाय उछल कर दीवार पर आ गया और वहीं दीवार की मुंडेर से लिपट गया। हम दोनों ने दूसरी तरफ निगाह डाली। दूसरी तरफ शाम के झटपटे में एक खाई नजर पड़ी। मैंने खालिद से कहा, नीचे खाई में छलांग लगा दो, जल्दी करो। दीवार जमीन से कोई 10-11 फुट ऊंची होगी। कमांडो खालिद दीवार की मुंडेर को पकड़कर दूसरी तरफ लटक गया। इस तरह दीवार की ऊंचाई का फासला 5-6 फुट कम हो गया। फिर उसने हाथ छोड़ दिए और हम दोनों खाई में गिर पड़े। मैं अभी तक उसके कंधे से चिमटा हुआ था। खाई में कूड़ा क्रिकेट और घास उगी हुई थी। गंदा पानी नीचे जाकर दरमियान में बह रहा था। हम खाई के किनारे की दीवार के करीब गिरे थे। मैंने कमांडो खालिद से कहा, क्या तुम्हें मालूम है कि दिल्ली का ये कौन सा इलाका है? वो खाई के अंदर ही अंदर सामने की तरफ दौड़ते हुए बोला, फिक्र ना करो, मैं इस सारे इलाके से वाकिफ हूँ। मैं ये तसल्ली करना चाहता था कि वो यूं ही एक तरफ तो नहीं दौड़ा। दिल्ली में कमांडो खालिद की खुफिया तंजीम के 2 आदमी मौजूद थे। मैं चाहता था कि वो जल्द ही उनके पास पहुंच जाए ताकि हम महफूज हो जाएं। आगे जाकर वो खाई से बाहर निकल आया। मैंने गर्दन मोड़कर देखा, सीआईए हेडक्वार्टर की इमारत की रोशनियां पीछे रह गई थी। मेरे ख्याल के मुताबिक कम से कम आधा घंटे तक कमांडो खालिद के फरार का पुलिस को इल्म नहीं हो सकता था। वहां सिर्फ ऑफिस सुपरिटेंडेंट गुप्ता ही उस वक्त मौजूद था। उसे मालूम था कि उसने कौशीला को संतरी गंगाराम के साथ तहखाने में कमांडो खालिद से मुलाकात के लिए भेजा है। 15-20 मिनट के बाद ही वो किसी को ये मालूम करने के लिए भेज सकता था कि ये लोग अभी तक आए क्यों नहीं। इस दौरान हमें सीआईए हेडक्वार्टर से ज्यादा दूर चले जाना चाहिए था। ये इलाका जहां हम जा रहे थे दिल्ली शहर के आसपास का इलाका ही था। इतना वीरान भी नहीं था। दूर रोशनियां झिलमिला रही थी। अभी शाम ही हुई थी। कमांडो खालिद अब दौड़ने के बजाय तेज चलने लगा। मैं उसके कंधे से चिमटा हुआ था। मैंने पूछा, मुजाहिद रहमत खान और अनवर खान वगैरह का क्या हुआ? तुम्हें पुलिस ने कहां से पकड़ा? मैं तो रेस्तुरान में तुम्हारा इंतजार कर रहा था कि धमाका हुआ और वहां शोर मच गया। थोड़ी देर में वहां पुलिस की गार्ड आ गई।
मैं रेस्तुरां से निकलकर एक तरफ चल पड़ा। सामने पुलिस के सिपाही एक आदमी को पकड़ कर ला रहे थे। मुझे भी पकड़ लिया। कमांडो खालिद का सांस दौड़ने और तेज चलने से फूल गया था। कहने लगा, ये सारी बातें अपने ठिकाने पर पहुंचने के बाद करेंगे। वो खाई से हटकर एक खुले मैदान में से गुजरने लगा, जहां कूड़े क्रिकेट के एक ढेर को किसी ने आग लगा रखी थी और उसमें से धुआं निकल रहा था। मैदान की दूसरी तरफ एक छोटी सी सड़क थी। उसके आगे किसी कॉलोनी के मकान थे, जहां किसी गाड़ी के इंजन की मुसलसल चलने की आवाज आ रही थी। कमांडो खालिद कॉलोनी से बचकर उसके अकब में से गुजरता हुआ दूसरी तरफ निकल आया। कहने लगा, सामने जो ऊंचा टीला है उसके पार जमुना दरिया बहता है। हमें वहां जाना है। मैंने कहा, उधर कोई संतरी वगैरह तो गश्त पर नहीं होते? वो बोला, मुझे नहीं मालूम। मैं कभी कभार ही दिल्ली में आता हूँ। एहतियात के तौर पर मैं टीले की दूसरी तरफ से दरिया पर जाऊंगा। ये निस्बतन खामोश और बेआबाद सा इलाका था। सर्दियों की शाम यहाँ बड़ी खामोश और डरावनी सी लग रही थी। कमांडो खालिद कहने लगा, मैं हैरान हूं कि तुम तहखाने में कैसे आ गए। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि तुम वहां पहुंच जाओगे। मैंने कहा, मैं एक दिन पहले भी तुम्हारे पास आया था। तुम्हें याद है, कल सीआईडी का इंस्पेक्टर भंडारी अपनी बेटी को लेकर आया था? वो बोला, हाँ हाँ याद है। मैंने कहा, मैं उस लड़की के साथ ही था, मगर सांप की शक्ल में उसके ब्लाउज में छुपा हुआ था। बहरहाल सारी बातें तुम्हें आराम से सुनाऊंगा। वो कहने लगा, मुझे यकीन है कि हमारे साथी मुजाहिद रहमत खान और अनवर खान पुलिस के हाथ नहीं आए होंगे। हम तो धमाके के बाद पैलेस होटल के करीब ही थे कि पुलिस ने हमें ललकारा और हम दौड़ पड़े। मैं उनके काबू आ गया। दो संतरी रहमत और अनवर खान के पीछे दौड़े। फिर पता नहीं पुलिस उन्हें पकड़ सकी या नहीं। टीले की दीवार के साथ साथ चलते हुए हम दरिया के किनारे आ गए थे। कमांडो खालिद के कपड़े फटे हुए और मैले कुचैले थे। एक जानिब कुछ दरख्तों के झुंड रात के फैले अंधेरे में स्याह बादलों की तरह मालूम होते थे, जो आसमान से जमीन पर उतर आए हों। कमांडो खालिद उन दरख्तों में एक जगह रुककर अंधेरे में दाएं बाएं देखने लगा। मैंने कहा, मुझे बताओ क्या देख रहे हो? मैं सांप के रूप में हूं और मुझे अंधेरे में सब नजर आता है। कमांडो खालिद ने कहा, जरा देखो, यहाँ एक गैराज का छप्पड़ है। मुझे दरख्तों के आखिरी किनारे पर एक खोखा सा साफ नजर आ रहा था। मैंने कहा, सामने वाले दरख्तों के पास एक खोखा सा देख रहा हूँ। उसने कहा, वो ही जगह है जहाँ हमें जाना है। मैं उसे गैराज तक ले गया। गैराज के बाहर एक रिक्शे का पिंजर टेढ़ा होकर पड़ा था। कमांडो खालिद गैराज के पीछे आ गया। यहाँ भी गैराज का एक छोटा सा दरवाजा था। उसने दरवाजे को धक्का दिया तो वो खुल गया। अंदर तंग सा कमरा था जिसमें काठ कबाड़ भरा था। कमांडो खालिद ने एक कोने में जाकर टीन का संदूक खोलकर अंधेरे में ही टटोल कर एक पुराना कंबल निकाल लिया और बोला, तुम मेरे कंधे से नीचे आओ, मैं कंबल ओढ़ूंगा। मैं उसके कंधे से उतरकर टीन के संदूक के पास बैठ गया। गैराज में अंधेरा था और डीजल की बू फैली हुई थी। मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा था। कमांडो खालिद को थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा था। वो वहीं कंबल अपने जिस्म के गिर्द लपेट कर बैठ गया और बोला, ये भी अपने आदमियों का खुफिया ठिकाना है, मगर मुश्किल यह है कि जब तक अपने किसी आदमी को हमारी इत्तला नहीं मिलेगी, यहाँ कोई नहीं आएगा। मैंने पूछा, अपने आदमी को कैसे खबर दी जा सकती है? उसने कहा, रात गहरी हो जाने के बाद मुझे ही जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम उस शख्स के घर नहीं जानते जो हमारी तंजीम के आदमियों को खबर कर सकता है। मैंने उसे कहा, आधी रात तक पुलिस तुम्हारी तलाश में निकल चुकी होगी। तुम्हारा जाना खतरे से खाली नहीं। कमांडो खालिद बोला, और तुम भी तो इस हालत में नहीं जा सकते। हमारे मुखबिर का घर यहाँ से अगरचा ज्यादा फासले पर नहीं, लेकिन तुम्हें रास्ते का पता नहीं चलेगा। मैं रात के अंधेरे में निकल जाऊंगा। हम उस छोटे से गिराज के अंधेरे में छुप कर बैठे रहे। यहाँ हमने एक दूसरे को अपनी अपनी कहानी सुनाई। कमांडो खालिद मेरे वाकयात सुनकर कहने लगा, मैं समझता हूँ कुदरत ने तुम्हारी मदद की, वरना जिस तरह तुम्हें सांप से डसवा कर जिंदा दफन कर दिया गया था, तुम्हारी जगह कोई दूसरा होता तो जिंदा ना बचता। मैंने कहा, अब देखना यह है कि हम अपना मिशन मुकम्मल करने के बाद भोपाल पहुंच भी सकेंगे या नहीं। खालिद बोला, खुदा का शुक्र है कि हमने अपना मिशन कामयाबी से मुकम्मल कर लिया। अब भोपाल पहुंचना इतना मुश्किल नहीं। हमारे आदमी हमें दिल्ली से निकालने में मदद करेंगे। मैंने खालिद से कहा, तुम यहाँ से रात के अंधेरे में खतरा मोल लेकर अपने आदमी के यहाँ जाओगे और फिर उसी जगह वापस आओगे।
क्या इससे ये बेहतर नहीं कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊं और हम यहाँ वापस आने के बजाय रात अपने मुखबिर के घर पर ही बसर करें और अपने आदमियों से वहीं मुलाकात करें? कमांडो खालिद ने कहा, अपने मुखबिर के पास हम दिन निकलने के बाद नहीं ठहर सकते। वहां दिन के वक्त दूसरे आदमी आ जाते हैं, जबकि यहाँ दिन के वक्त कोई नहीं आता। हमारे आदमियों में से कोई न कोई इत्तला मिलते ही यहाँ पहुंच जाएगा। अगर वो दिन के वक्त भी आया तो हम उसका इंतजार कर सकते हैं। हम अंधेरे में आहिस्ता आहिस्ता बातें कर रहे थे। मुझे अंधेरे में सब कुछ नजर आ रहा था। अचानक बाहर आहट सी सुनाई दी। कमांडो खालिद ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा।